हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने कार्यक्रम आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी में आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और जिनका पैशन है बाइक राइडिंग, और उसी के साथ ही वो एक मोटो इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान मिस्टर विपुल कुमार जी से। विपुल जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, ये मोटो इन्फ्लुएंसर क्या होता है? मोटो इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि मैं बाइक्स राइड करता हूँ, हाँ, अलग अलग इवेंट्स पे जाता हूँ, तो मैं उसको शो करके उसका कंटेंट बनाकर अपने चैनल पे डालता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे, और उससे मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ ताकि वो भी राइड करें और इस तरफ वो बाइक चलाएं, बाइक्स वगैरह परचेज करें अगर उनको शौक है। जैसे अभी रिसेंटली मुझे अपना एक फैन मिला था, तो उससे मैंने काफी डिस्कशन किया और उसको मैंने प्रेरित किया कि वो भी बाइक चलाए। अभी वो ही इज अंडर एज, तो ही विल बाय अ बाइक सून और ही विल राइड द बाइक। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी कि आप ये तो जरूर ध्यान रखते होंगे ना कि उम्र, एक छोटी उम्र में ये बाइक राइडिंग नहीं करनी है। मैं लोगों को ये भी बताता हूँ कि राइडिंग गियर्स कितना इम्पोर्टेंट है। आपको हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, राइडिंग शूज, ये सब पहनना बहुत जरूरी है। ये सब की बहुत अहमियत होती है। बिकॉज आई बीन इनटू 4 मेजर एक्सीडेंट्स। तो उस टाइम पे राइडिंग गियर्स ही थे जिन्होंने मुझे बचाया। अगर मैं आपको उन राइडिंग गियर्स को दिखा दूं तो आप उनको देखकर ये नहीं सोच पाएंगे कि मैं कैसे बच गया, क्योंकि वो राइडिंग गियर्स बिल्कुल बैड कंडीशन में बिल्कुल फट चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो मतलब बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जो नॉर्म्स है कि सावधानी, आप ये करिए, स्टेप नीचे, तो वो आप वो बताते भी हैं उसके साथ। तो विपुल जी, जैसे हमारा प्रोग्राम का नाम है आत्मनिर्भर ओल्ड एज की तैयारी, तो ये आत्मनिर्भर आपके हिसाब से क्या है? आत्मनिर्भर होना मतलब इंडिपेंडेंट होना, किसी की हेल्प ना लेना, सब कुछ अपने आप करना। जैसे मेरी वाइफ है, वो शी यूजेस अ व्हीलचेयर, मतलब व्हीलचेयर यूज करती है मूव करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वो बिना किसी की भी हेल्प के कर सकती है, और उनमें से भी कई काम ऐसे होते हैं जो शायद मुझे भी कभी जरूरत पड़ जाए किसी की हेल्प की, बट वो बिना हेल्प के कर लेती है। तो आत्मनिर्भर होना यही होता है कि किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, खुद सब कुछ कर सके। और जो हमारा नेक्स्ट होता है ओल्ड एज की तैयारी, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, क्या आप, क्योंकि आप तो एक बाइकर हैं, ऑलवेज फास्ट, तो क्या आप उस समय के लिए तैयार है मेंटली कि एक समय ऐसा भी आएगा? तो उसके लिए क्या आपने कोई सोचा है? हाँ जी, उसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है कि जब एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं बाइक भी नहीं चला सकता हूँ, कार भी नहीं चला सकता हूँ, कोई राइड भी नहीं कर सकता हूँ, तब एक कैफे होगा, एक कैफे ओपन किया जाएगा। उस कैफे में राइड्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी, लोगों के लिए, लोगों को इन्फॉर्म बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग अकेडमी बनाई जाएगी कि कैसे बाइक चलाते हैं। अगर बाइक फेल डाउन हो जाती है, गिर जाती है, तो उसको उठाने का क्या सही तरीका होता है, आपको क्या क्या राइडिंग गियर्स यूज करने चाहिए एज अ बिगिनर, एज अ शुरुआत में आपको क्या राइडिंग गियर पहनने चाहिए, कौन से ब्रांड के साथ जाना चाहिए, और एज अ प्रोफेशनल आपको कौन से राइडिंग गियर्स पहनने चाहिए। तो उसमें हर चीज मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं ये करूँगा। बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ है। मगर आपकी लाइफ का वो राइडिंग का ही है सब कुछ। दैट्स रियली रियली ग्रेट, वेरी थॉटफुल। तो लेकिन इसके लिए तो पैसा बहुत चाहिए, तो फाइनेंसेस के लिए आपने क्या कुछ सोचना शुरू किया? इन्वेस्टमेंट वगैरह सब ऑल एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो जब तक मैं मेरी रिटायरमेंट एज आ जाएगी, व्हेन आई गेट रिटायर्ड, तो वो पैसा उतना मेरे पास आ जाएगा कि मैं ये ओपन कर सकूंगा उस टाइम के हिसाब से। आपने उसके लिए अभी से प्लानिंग की हुई है? क्योंकि इस टाइम से प्लानिंग करना जरूरी है। दिस इज द राइट टाइम टू प्लान। यस, यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन। और हमारा फिर होता है ओल्ड एज की तैयारी। तो ओल्ड एज हो या हमारी अभी एज हो, तो बात है सेहत। और आप तो बहुत अच्छे से उसकी इम्पोर्टेंस जानते ही हैं। तो सेहत के लिए आप अभी क्या करते हैं, और आगे भी जैसे आपने सोचा है कि अपना कैफे खोलेंगे, तो आगे भी वो सेहत बरकरार रहे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए एक छोटी सी चीज जो मैं करता हूँ, एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो कि हर एक फूड का होता है। तो एज पर माय डॉक्टर मेरे को जैसे बताया गया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक चार्ट दिया गया है। उस चार्ट के हिसाब से जैसे पोटैटो का ज्यादा होता है, व्हाइट राइस का ज्यादा होता है, और शुगर का ज्यादा होता है। तो जो ऐसी चीजें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है मेरे चार्ट के हिसाब से, वो मैं नहीं खाता हूँ। उससे ही एवरीथिंग गेट्स गुड, सब सही जाता है। न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। और जंक फूड लाइक one day is a cheat day every week. Like it can be Saturday, it can be Sunday. Most of the times it's Sunday. Sunday जो होता है वो cheat day होता है।
फिर उसके बाद ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती होगी। उसके बाद ज्यादा वॉक करनी पड़ती है। आई डू नॉट एक्सरसाइज टू मच। वॉक मैं डेली करता हूँ 2 राउंड्स एवरी डे ऑफ द पार्क ऑफ माई सोसाइटी। हाँ, तो ये तो आप हमारे दर्शकगण को भी सलाह देंगे कि वॉक तो सभी को करनी चाहिए, नो मैटर आपकी एज क्या है। और वॉक इज इम्पोर्टेंट, वॉक इज इम्पोर्टेंट। ये मेरे को तब समझ में आया जब मेरा वेट बहुत इंक्रीज हो गया था। उसके बाद मैंने काफी कंट्रोल किया, काफी मैंने वेट लॉस भी किया। तो वो वॉक से और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लेस ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाने से किया। और कभी कभी मैं डाइट भी ऐसी फॉलो कर लेता हूँ जिसमें पूरा दिन सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहा हूँ, ये पूरा दिन कोई सॉल्ट नहीं ले रहा, पूरा दिन शुगर नहीं ले रहा, नेचुरल ले रहा हूँ, ये भी फॉलो। तो ये हर कोई कर सकता है, ये एवरीबॉडी कैन डू, और करना भी चाहिए, करना चाहिए, जरूरी है। तो ये तो फिजिकल हेल्थ हो गई। अब है इमोशनल हेल्थ। तो वो आपने जैसे आपने बताया कि आपके ड्यूरिंग राइडिंग द बाइक आपके एक्सीडेंट्स भी हुए, आप उससे बाहर आए, तो इमोशनली अपने आप को आप कैसे स्ट्रांग रखते हैं और आगे आने वाले समय के लिए क्या आपने कोई तैयारी की हुई है? देखिए, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग रखने का फिलहाल और शायद आगे भी एक ही तरीका है। जब भी अगर मैं बहुत खुश हूँ तो मैं बाइक चलाने निकल जाता हूँ, अगर मैं बहुत सैड हूँ तो मैं बाइक चलाने निकल जाता हूँ, अगर मुझे बहुत नींद आ रही है या लेजी फील कर रहा हूँ तो मैं बाइक उठा के, प्लीज जब नींद आए तब तो मत जाइए। तो बाइक चलाते ही एक वो एड्रेनलिन रश होता है ना कि एक एनर्जी सी आती है, वो एनर्जी किसी भी चीज में नहीं आती। एक यू गेट अ किक, वो किक मिलती है। तो ये तो आप करते हैं, लेकिन अगर हम ही पूछे तो हम क्या करें? तो ऐसे आप सबको क्या सलाह देंगे, वो क्या कर सकते हैं? सबको मैं यही सलाह दूंगा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज को लेके। देखिए, पास्ट जा चुका है, पास्ट के बारे में सोचना नहीं चाहिए, ये मैं भी फॉलो करता हूँ। फ्यूचर के बारे में पता नहीं है कि क्या होगा। यू शुड हैव प्लान्स, आपके प्लान्स होने चाहिए, बट आपको पता नहीं कि क्या होगा। प्रेजेंट आप जितना अच्छा रखोगे सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो मैं अपना प्रेजेंट अच्छा रखता हूँ, प्रेजेंट में आप खुश रहो, अपने आप को खुश, मतलब मैं ये सोचता हूँ, जैसे लोग कई बार ऐसा सोच लेते हैं कि सेल्फिश होगा या सेल्फ ऑब्सेस्ड होगा, बट मैं सोचता हूँ अगर मैं अपने आप को खुश रखूंगा तो मैं अपने सराउंडेड लोगों को भी खुश रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खुश हैं तभी पहले मैं अपने आप को खुश रखता हूँ। मैं खुश कैसे रहता हूँ? बाइक देख के, बाइक खरीद के, बाइक चला के, बाइक को एक्सेसरीज लोड करके, अलग अलग एरियाज है वहां पर बाइक को ले जाके, वहां पर बाइक के इवेंट्स में जाके वो सब करके खुश होता हूँ, फिर मैं सबको खुश रखता हूँ। और आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उस फील्ड में क्या करते हैं? प्रोफेशन में मेरा जो एरिया है दैट इज डेटा रिकवरी। सो एवरीबडी हैज कंप्यूटर्स, लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स है, तो इन सब का डिवाइसेस का जब डेटा लॉस्ट हो जाता है तो वो हमारी कंपनी रिकवर करके लेती है। उसके लिए टाइम मिल जाता है ना? उसके लिए टाइम मिल जाता है 8 आवर्स से ज्यादा नहीं। दैट्स गुड। तो विपुल जी, साथ में एक होता है मेंटल हेल्थ। इमोशनली तो आपने बताया कि यू आर सो मच इनटू योर राइडिंग, बाइक राइडिंग, तो बहुत अच्छा आपका पैशन है और बहुत उससे उसको कर रहे हैं। तो मेंटली आप अपने आप को कैसे फिट रखते हैं, और स्पेशली और लोग कैसे रखें? मेंटली देखिए, मैं तो क्या यही बताना चाहूंगा कि मेंटली फिट रखने के लिए वही अगेन जैसा मैंने पहले बोला कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग से ही सब कुछ कनेक्टेड है। ओवर थिंकिंग से ही आपको फिर आगे गुस्सा भी आएगा, इरिटेट भी होते हैं लोग, और एग्रेशन भी आता है। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए किसी को भी, ये एक मेन चीज है। ऐसा नहीं लगता कि ये तो सबको पता है नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे उससे बाहर आए? जब वो चल रहा हो दिमाग में कोई परेशानी है, तो आम आदमी कैसे उससे बाहर आए? सैडनेस, लाइक इफ देयर इज अ सैडनेस, किसी को सैडनेस है या किसी को किसी तरह का कोई ट्रॉमा है, तो उसको, जैसे क्या होता है कई बार हमको नींद नहीं आ रही होती, तो उसको नींद को लाने के लिए हम वो काम करते हैं जो हमको सबसे बोरिंग लगते हैं, तो उससे हमको क्या होता है, नींद आ जाती है। जैसे मुझे, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को रीडिंग करना, बुक रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता। रीडिंग ऑन द डिवाइसेस मुझे अच्छा लगता है, बुक रीडिंग करना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे नींद नहीं आती तो मैं कोई भी बुक उठा के पढ़ने, इनके पास, मेरी वाइफ के पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं बुक्स कोई भी उठा के रीड कर लेता हूँ। वो मुझे पसंद नहीं आता, मैं सो जाता हूँ। तो ऐसे ही किसी भी तरह की सैडनेस या ट्रॉमा से निकलने के लिए या मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपको अपने वो मोमेंट्स याद करने चाहिए जो आपके लाइफ में अच्छे रहे, हमेशा, जिनमें हमेशा आप खुश थे, जिनमें आपको कोई खुशी मिली, कोई ऐसा मोमेंट जिसमें जो ऐसा कहते हैं ना, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट हो गया, वो आपको वाव मोमेंट्स वो आपको याद करने चाहिए। उससे मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। विपुल जी, एक बात हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे
कि आज तक जितने लोग आए वो सब कहते हैं कि रीडिंग करो, बुक्स रीडिंग करो, अपने आप को उसमें बिजी रखो। आपने टोटली उसका ऑपोजिट बोला है। यू कैन लाइक इफ आई डू नॉट लाइक रीडिंग द बुक्स तो मैं रीड करता हूँ आर्टिकल्स ऑन द डिवाइस, लाइक ऑन किंडल, ऑन अ टैबलेट, मैं वो रीड करता हूँ। हाँ, वो पढ़ना अच्छा लगता है, बट सिंपली बुक्स रीडिंग करना अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने दर्शकगण को ये मैसेज नहीं दे सकते। क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर है तो नेचुरली बच्चे आपसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तो उनके लिए तो पढ़ना तो सबसे जरूरी है। तो डिजिटल डिवाइस पे रीड करना मुझे अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक्स। ओके, ये आपका बहुत एक अलग ही नजरिया है। ठीक है, तो विपुल जी, एक समय ऐसा होता है अकेलेपन का, जो अक्सर लोगों में, आप भी अपने आसपास के समाज में आप देखते होंगे, एक उम्र होती है कि लोग अकेले हैं और बिल्कुल अकेले हैं। उस अकेलेपन से वो कैसे जूझें और वो ना आए, तो इसके लिए क्या करें? क्या आपने कभी ये सोचा है? मैंने सोचा है। अकेलेपन में देखिए, एक तो सर्टेन एज होती है जब अकेलापन आता है। हाँ जी। और समटाइम्स अकेलापन ऐसे भी आता है कि जो भी आपके सराउंडेड लोग थे वो किसी ना किसी चीज में बिजी हो गए हैं। जैसे मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स की मैरिज हो चुकी थी, वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। मेरी मैरिज नहीं हुई थी, तो वो जो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ट्यूशन जाना, और उसके अलावा भी अगर प्रोफेशनल बात करें तो दोस्तों के साथ ऑफिस से वापस आते हुए इधर उधर मस्ती करना, सब जाना, वो सब कुछ ऑलमोस्ट जा चुका था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैंने अपना एक पैशन चुना कि देखा कि मेरे को क्या अच्छा लगता है। उस टाइम मेरे को पता चला कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे मैंने अपना पैशन चुना, अपने पैशन को मैंने आगे फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया। अब जैसे अभी रिसेंटली इंदौर में एक देयर इज अ मैरिड वुमन, आई डोंट नो इफ शी इज अ सिंगल पेरेंट और नॉट, बट ऐसा लगता है उनके वीडियोस देख के जिस हिसाब से वो बात करती है। तो उन्होंने ये जो होता है ना क्रोशिया से उन्होंने अलग अलग चीजें बनाना स्टार्ट किया है। उनको ये तब पता चला जब उन्होंने अकेलापन महसूस किया। उन्होंने देखा कि अब नाउ आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, या आई डोंट हैव, मेरे पास कोई पर्सन नहीं है मेरे साथ कुछ करने के लिए। तो तब उन्होंने वो क्रोशिया से चीजें बनाना शुरू किया। तो अपनी स्कूटी ले जाके उस पे वो क्रोशिया के की चेन्स हो गए और सॉफ्ट टॉयज हो गए और ऐसी चीजें बना के शी सेल्स। तो ऐसी चीजें करनी चाहिए जो कुछ डिफरेंट भी हो और लोगों को इन्फ्लुएंस भी करे, मन भी उसमें लगा रहे और आपको इन्वॉल्व रखें। आपके पास कुछ फालतू अलग नेगेटिव सोचने का टाइम भी ना हो, तो ये चीज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा ना सोचें, फिर आप कुछ ओवरथिंकिंग करने के लिए होगा। अगर आप इफ यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव तो आपको और कुछ फिर करना भी नहीं पड़ेगा। क्रिएटिविटी, मेरी बेटी है वो जैसे देखती है कि मम्मा पापा इन्वॉल्व है, इधर उधर अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने थॉट्स को एक पेपर पे उतार लेती है बाय हर ड्राइंग। जो भी उसके माइंड में होता है वो सब कुछ उतार लेती है। तो ऐसी चीजें कर सकते हैं, दीज थिंग्स कैन बी। ये आपका बहुत अच्छा आइडिया है। तो दोस्तों, हमने विपुल जी के आइडिया सुने और एक बात इन्होंने बहुत खूब कही, समय रहते अपने शौक को पहचानिए, अपने पैशन को पहचानिए और उसको परस्यू करिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो अकेलापन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हम अपने काम में ही इन्वॉल्व रहेंगे। तो आपका विपुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ आप हमारे दर्शक गण को कोई भी मैसेज देना चाहें तो प्लीज। हाँ जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे कि मैं बाइक राइड करता हूँ, तो जो भी लोग बाइक राइड करते हैं या करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो अंडर एज कुछ भी ना ड्राइव करें। कोई भी कार, कोई भी बाइक, कोई भी टू व्हीलर, फोर व्हीलर कुछ भी ना चलाएं। 18 के बाद ही चलाएं, जैसे कि एज पर द ट्रैफिक रूल्स। और जितने भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो फॉलो किए जाएं वाइल राइडिंग। राइडिंग गियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा राइडिंग गियर नहीं पहन सकते तो एटलीस्ट हेलमेट, ग्लव्स एंड शूज जरूर वेयर करें कहीं भी जाने के लिए। मैं तो अगर अपनी बाइक लेके निकलता हूँ, कुछ ग्रोसरीज भी लेनी होती है अगर मुझे, या फार्मेसी तक भी जाना होता है, तो मैं हेलमेट और ग्लव्स जरूर पहनता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और मुझे पूरा यकीन है, हमें पूरा यकीन है कि आज के बच्चे जरूर इस बात पे ध्यान देंगे और सब लोग रूल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि रूल्स हमारी सेफ्टी के लिए ही बने हैं। तो इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, समय दिया और इतनी अच्छी बातें बताई। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम लोगों ने सुना कि किस तरह से आज के एक बाइक राइडर जिनका ये पैशन है, किस तरह से उसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने जो रूल्स फॉलो करने की बात कही है उस पर विशेष ध्यान दें। तो इसी के साथ दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए रेडियो द्वारका से और फिर से आपसे एक बार अनुरोध है, आप भी आइए और अपने विचार शेयर करिए। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।